जो मौत के लायक था। जंगार ने टिप्पणी की कि इन सभी कारणों से वह डाकू नहीं बनना चाहता था। उसने जल्दी से अपने हरे वस्त्र उतारने शुरू कर दिए। वह यह भी नहीं जानता था कि वह लबादा क्या दर्शाता है। नेता ने उसे दिया था और उसने इसे केवल इसलिए स्वीकार किया क्योंकि यह मजबूत लग रहा था। आश्चर्यजनक रूप से उसने श्रीकांत को, एल्डर को यह बताने का आदेश दिया कि वह अब डाकुओं के उस बेकार समूह का नहीं है। उसे हैरान और हैरान छोड़ते हुए युवक ने फिर एक दृढ़ कदम आगे बढ़ाया। उसने तुरंत पूछा कि उसे गैर कबीले का योद्धा बनने और पक्ष बदलने के लिए क्या करने की आवश्यकता है। श्रीकांत बहुत क्रोधित हो गया क्योंकि युवा मास्टर ने लबादा को अपमानजनक तरीके से जमीन पर फेंक दिया था और उन्हें छोड़ने वाला था। जंगहो ने सोचा कि यह सब बकवास है, लेकिन डाकू अपने फैसले में दृढ़ था। चाई ने सोचा कि उस काया और मांसपेशियों के साथ भी एक युवक अभी भी एक अधपका डाकू था। नीले रंग का लड़का भाग जाना चाहता था, लेकिन जंग रंग नंबुंग कबीले में शामिल होने के लिए दृढ़ था। उसने जल्दी से घोषणा की कि वह किसी भी कीमत पर समूह में स्वीकार किए जाने की इच्छा रखता है। जंगहो बिना कुछ कहे चुपचाप उसे देखता रहा। फिर उसने खुलासा किया कि डाकुओं ने कभी भी डाकुओं का होना बंद नहीं किया, चाहे वे कितना भी चाहें, गुडविल के साथ भी। लड़का यह सुनकर बहुत क्रोधित हुआ और उसने कहा कि उसने अपने पूर्वसी को कभी भी अपने घुटनों पर 9 बार नहीं झुकाया था। जंगहो ने कहा कि यदि वह जंगलसी से कोई आधिकारिक दस्तावेज या सिफारिश का पत्र प्राप्त कर सकता है तो वह समूह में उसके प्रवेश पर एक विचार करेगा। सू ने तुरंत कहा कि वह लड़के की सिफारिश करेगी, जिससे उसका भाई बहुत क्रोधित हो गया। युवक ने जश्न मनाया और उससे कहा कि वह इसे जल्दी से लिख दे। इससे पहले कि आदमी अपना मन बदल ले, उसे सिफारिश करने के लिए अपनी उंगली काटने की आवश्यकता होगी, क्योंकि संभवतः कोई कलम या ऐसा कुछ नहीं था। युवा मास्टर चोहाई ने समाधान ढूंढ लिया, जिससे युवक और भी क्रोधित हो गया। जंगर एलन लगभग लड़की की उंगली काटने वाला था। वह काफी उत्साही था जबकि यह सब हो रहा था, लेकिन वहां कोई था जो इन घटनाओं से बिल्कुल भी खुश नहीं था। वह युवक को श्रम की गहराई में सड़ने की योजना बना रहा था, लेकिन इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसके बाद सभी को अपने अंतिम गंतव्य की ओर बढ़ना था, जहां वे शुरू में जा रहे थे। शेष डाकू सब कुछ देख रहे थे, पहाड़ी से पूरी तरह से हैरान और प्रभावित। उनमें से एक ने कप्तान से पूछा कि क्या यह स्वीकार्य और प्रशंसनीय था। वन राजा जब क्रोधित होता था तो अपनी मुट्ठी से बात करता था, और ये घटनाएं उसके आदेशों के पूरी तरह से विपरीत थीं। तब उन्होंने सोचा कि क्या करना है और किस रणनीति का उपयोग करना है। क्योंकि वे उस समय भयभीत थे, लेकिन निर्णय लिया गया था वे सभी समूह के साथ अंतिम गंतव्य तक जाएंगे। घुड़सवार सेना की गाड़ियां अपने नियोजित गंतव्य की ओर बढ़ती रहीं, क्योंकि युवक को अभी अभी कबीले में भर्ती कराया गया था। वह दूसरों के साथ गाड़ी के अंदर सवारी नहीं कर सकता था। जंगहो ने सोचा कि यदि उसकी छोटी बहन की पुरुषों में भयानक पसंद नहीं होती तो वह उस लड़के को पहले ही बाहर निकाल देता। उसके लिए पैदल चलने का सुझाव दिया गया था, लेकिन इसे तुरंत स्वीकार नहीं किया गया। जो मजाक किया गया था वह बिल्कुल भी मजाकिया नहीं था। जादूगर ने उसका बचाव किया और उसकी बहुत प्रशंसा की, लेकिन चोह अपने विचारों में उससे असहमत था। उसने अपनी टीम के नए सदस्य के बारे में अधिक जानने की कोशिश की। उसके कुल 7 भाई बहन थे, लेकिन उनमें से सभी लड़के नहीं थे। उदाहरण के लिए तीसरा एक सुंदर महिला थी, और शायद वह आसपास नहीं थी, क्योंकि वास्तव में उसका उपनाम बोंग था और वे उसे जंग सैम बोंग कहते थे। लड़का और ब्लू इस पर बहुत हंसे। दोनों युवकों ने तुरंत महसूस किया कि किसी ने नोटिस किया था और एक दूसरे से सहमत थे। उनमें से एक ने जल्दी से पूछा कि पिछला हमला क्यों हुआ था।
और अगर इसके लिए कोई उचित कारण था, तो उसने एक एहसान मांगा था, जिससे वे काफी उलझन में पड़ गए। वह वास्तव में उस कार्यक्रम में भाग लेना चाहता था, भेजा रहा था, लेकिन शायद उसके पास कोई मौका नहीं था। इसलिए अकेले इस कारण से उसने वह सारा हंगामा बुलाया था, और उसने इसके लिए ठंडे मन से माफी मांगी। एच उस बेकार छोटे डाकू के बारे में गहराई से सोच रहा था। उसका भाई जल्द ही आ गया और कहने लगा कि लड़का अब नॉन कबीले का युवा सदस्य था और उसे सभी के साथ सम्मान के साथ व्यवहार करना चाहिए, इसकी महत्ता को समझना चाहिए। फिर उसने समूह की उम्र पूछी और उसे बताया गया कि सूसो को छोड़कर वहां हर कोई बहुत बड़ा था। वह उन्हें भाई कहने वाला था, क्योंकि वह अब रूढ़िवादी गुट का सदस्य था। उसने जो व्हाइट को चिढ़ाना शुरू कर दिया, जो बहुत परेशान हो गया। उसने फिर जे जंग हो का मजाक उड़ाया और उसे क्रोधित कर दीन दिया और अपनी तेज तलवार से उसे धमकाया। उसने जिगेल को भी चिढ़ाया, जो और भी क्रोधित हो गया। लेकिन एकमात्र व्यक्ति जिसे इन सब से परेशानी नहीं हुई, वह था सू। रात हो गई और आकाश पहले से ही कई सितारों से भर गया था। उन सभी घटनाओं के 15 दिन बाद कैवली आखिरकार अपनी यात्रा के अंतिम गंतव्य तक पहुंच गया। क्योंकि माननीय कबीला इतना बड़ा था कि यदि बहुत से लोग एक साथ आ जाते तो अराजकता फैल जाती, इसलिए सब कुछ व्यवस्थित करना पड़ता। उसके भाई ने विश्वास के साथ कहा कि वे पहले से ही वहां मौजूद थे। उन्होंने पीले झंडे के बारे में टिप्पणी की। एचएमयू और उन्हें शायद उन बलिष्ठ पागलों के साथ यात्रा करनी पड़ती। टीम का नया सदस्य इन लोगों से प्रभावित था, क्योंकि पहाड़ों में भी उनके जैसे लोग नहीं थे। उन्होंने पीले कपड़ों के साथ सुनहरे बैंड पहने थे, जो उनके आगे चमक रहे थे। हबज पैंग कबीले का युवा मास्टर तलवार का एक नया राजा था। पैंग गक एक आदमी के प्रतीक के बारे में दर्शन कर रहा था, जो उसके विचार में उसकी ताकत थी। उसके विचार में भाला तलवार का एक उपवर्ग था। पैर और झूठी हरकतें कमजोर लोगों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली सस्ती चालें थीं। 3 साल पहले उसने एक चोनुन को इतने अन्यायपूर्ण तरीके से खो दिया था। वो एक हाथ कुश्ती मैच की पेशकश की। उसे काफी हैरान छोड़कर वह स्वीकार कर लिया और जल्दी से अपने प्रतिद्वंद्वी से उकसावे सुना। यह सब उसके अनुसार बकवास था, क्योंकि वह गुस्से में पास के एक पेड़ पर मारा। पेड़ जमीन पर गिर गया, क्योंकि शाखाएं और पत्तियां मिट्टी में कुचल गईं। इसका ट्रंक उनके मैच के लिए अंगूठी होगी। दोनों पहले से ही तैयार थे और लड़ाई के लिए उत्सुक थे। भीड़क बोर्ड करीब से तमाशा देखने के लिए ट्रंक के चारों ओर एकत्र हुई थी। जिगेल और शाह ने इन मूर्खों की हरकतों पर टिप्पणी की और सो मूर्खतापूर्ण लड़ाई से प्रभावित था। लड़ाई अंततः शुरू हो गई थी और शुरू होने वाली थी। दोनों ने अपना सब कुछ देने के लिए बहुत प्रयास किया। लड़के की सुनहरी मुट्ठी पर कुछ दिखाया गया। इसने शिन ओनाफ वैन को सामान्य से अधिक ताकत दी। लड़का बहुत गुस्से में था, क्योंकि उसके प्रतिद्वंद्वी ने इसे कायरतापूर्ण कहते हुए चाबी का इस्तेमाल किया था। बॉस के सभी कर्मचारी उससे निराश थे। वे इस पर विश्वास नहीं कर सके और काफी निराश थे। उसके बाद उसने एक रिमैच के लिए कहा, लेकिन मना कर दिया गया। बढ़िया उदाहरण। सीएच ने सोचा कि क्या पाशविक ताकत आंतरिक से अधिक महत्वपूर्ण थी? इस प्रश्न का कोई ठोस उत्तर नहीं था, और इसीलिए मौखिक मार्शल आर्ट की शुरुआत के बाद से यह सबसे लंबी बहस थी। मुख्य ध्यान दोनों कारकों के बीच संतुलन पर था। यही कारण था कि वे महान, प्रभावशाली और प्रतिभाशाली शिन को पार नहीं कर सके। इसके अलावा उनकी सबसे बड़ी समस्या थी भालों के प्रति उनकी हीन भावना के कारण उनमें तलवार की मार्शल आर्ट के प्रति अस्वस्थ जुनून था। चिल एच को प्राप्त जानकारी के आधार पर उसने सोचा कि ये सभी तकनीकें बिना किसी आधार के सिर्फ निराधार अफवाहें थीं। इसकी पुष्टि तब हुई जब चक राष्ट्र के जीन फाई ने भाले के उपयोग को पूरी तरह समझने के लिए अपना पूरा जीवन प्रशिक्षित किया। यह
ये एक तथ्य था कि तलवारों के कई फायदे थे, लेकिन इससे भी अधिक शक्तिशाली हथियार थे। जनवरी में इतने सारे कबीले तलवारों का उपयोग करते थे, जो यह था कि अधिकांश शैलियां मुट्ठी का उपयोग करने वाली तकनीकों से उत्पन्न हुई थीं और भाला इसके लिए अनुपयुक्त था। बैंगनी ऑर्ब से मिली इस जानकारी के बाद भी CH को बहुत संदेह था। उसने सोचा कि अगर तलवार के देवता कहलाने वाले व्यक्ति को अपने हथियार पर विश्वास नहीं है, तो यह पाखंड होगा और इसका कोई मतलब नहीं होगा। लेकिन यह सच नहीं था, क्योंकि मुट्ठी तकनीक ने चीजों में क्रांति ला दी थी। सांस्कृतिक प्रभावों के कारण प्रसिद्धि। सिर पर पट्टी बांधे हुए लड़के ने चिल एच से पूछा कि क्या वह सचमुच सोचता है कि वह छोटी तलवार बेहतर थी। कहा, हाई चौंक कर मुड़ा। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। जंगहों ने तुरंत हस्तक्षेप किया और अपने भाई से उन हास्यास्पद और बेईमानी भरी टिप्पणियों को नजरअंदाज करने को कहा। शिन ओनफ वांग को 3 साल पहले की लड़ाई खत्म करने के लिए माउंट हा पर जाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि यह उसी समय वहीं किया जा सकता था। जेहो ने मजाक उड़ाया उसे, यह कहते हुए कि वह नामोन कबीले के प्रशिक्षु योद्धा से हार गया था और इस तरह की कठिन चुनौती के लिए उसके पास पर्याप्त आत्मविश्वास नहीं था। जैक ने उसे जीवन का एक मूल्यवान सबक देते हुए कहा कि जीवन में हमेशा उतार चढ़ाव आते रहते हैं। लड़का उससे नाराज हो गया और उनसे इतना करीब न आने को कहा और उसके हाथ पर थप्पड़ मारा। उसने पिछले साल जादू टोने में अपना हाथ खो दिया था और लगातार 3 दिनों तक 9 भ्रमों के महल के अंदर फंसा रहा था, यहाँ तक कि वह पानी भी नहीं पी पाया था। बस इसके बारे में सोचते ही उसे निर्दयता से लड़ने की इच्छा हुई। तब जैल ने उससे पूछा कि दानंग कबीला वहां क्यों नहीं है। उसने जवाब दिया कि वे कुछ समय पहले चले जाने के बाद कहीं और रहेंगे। फिर उसने जाने का फैसला किया, क्योंकि उसे यकीन था कि इस बार सीमा कबीला भाग नहीं लेगा। दिन साफ था और नीले आसमान में खूब बादल थे। कुछ लोग दूरी पर एक ऊंची पहाड़ी के पास दिखाई दे रहे थे। चौ ने तब इन लोगों के जीवन के बारे में सोचा। काले बालों वाले लड़के ने वान किशन का मजाक उड़ाया। ढीठ लड़के ने जल्दी से उसे पीठ पर सवारी करने की पेशकश की, लेकिन उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया। एक कठोर अस्वीकृति प्राप्त करने के बाद उन्होंने फिर एक सामान्य हास्यपूर्ण लड़ाई शुरू कर दी। जंगहों ने सभी को बड़ी निराशा के साथ देखा, उन्हें बेवकूफ और कमजोर कहा। फिर वह जल्दी से एक बड़ी पहाड़ी की चोटी की ओर भाग गया। वांग किशन ने कहा कि यही ही एक महान लड़ाई होगी, इसलिए सभी ने दौड़ना शुरू कर दिया। पहला स्थान नहीं खोना चाहते थे। सीढ़ियां बहुत बड़ी और बहुत खड़ी थीं, जो ऊंचे पहाड़ की चोटी तक जाती थीं। चोई और जेल ने माउंट एचोए के शीर्ष पर जो कुछ देखा उससे प्रभावित हुए। वहां एक बूढ़ा व्यक्ति उनका स्वागत कर रहा था और अपने दिल से आभार और आतिथ्य व्यक्त कर रहा था। तब जैकब वो ने माउंट एच कबीले के बुजुर्ग को सम्मान देते हुए अपना परिचय दिया। बुजुर्ग ने लड़के को याद किया, जैसा कि 3 साल पहले इस घटना को देखने वाले किसी भी व्यक्ति ने किया था। फिर उसने उन सभी को अपनी लंबी और थकाऊ यात्रा के बाद आराम करने के लिए आमंत्रित। शुष्क प्रतिकूल ठंड, और जब वे खिलने लगे तो यह एक अनोखी खुशबू के साथ वसंत की शुरुआत को चिह्नित करता था। नीले रंग का लड़का जल्द ही वहां पहुंचा और उसने उस जगह की बहुत प्रशंसा की, क्योंकि उसने वहां करने के लिए चीजों की कल्पना की थी। सियत जंग आर को शराब पीते हुए देखकर आश्चर्यचकित था। हालांकि वह केवल 17 वर्ष का था, लेकिन इससे उसे ज्यादा आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि ऐसा व्यवहार एक पहाड़ी डाकू का विशिष्ट व्यवहार था। उसने कहा कि लड़का जानना चाहता था कि चोए वास्तव में कौन था, क्योंकि उसे लगा कि वह मनांग से है। जो हाई ने उत्तर दिया कि वह सिर्फ एक व्यापारी था, जिससे लड़का इस जानकारी से काफी उलझन में पड़ गया। उसने व्यापारी के बारे में सवालों और अटकलों की एक श्रृंखला जारी रखी। उसने यह भी कहा कि चढ़ाई के बाद वह भूखा था।
जंगू के भोजन पर टिप्पणी करते हुए शाहू ने भी बचाव में टिप्पणी की, लेकिन उनके साथी ने असहमति जताई। तब युवक ने उसकी कड़ी आलोचना की और उसे एक दिखावटी छोटा डाकू कहा। लेकिन उस समय की सबसे बड़ी कंपनी मैकडॉनल्ड्स थी। वह सारी आधुनिकता भूल चुका था और केवल सेंट्रल क्यूजीन के विकास के बारे में सोच रहा था। फिर उसने केचप और स्वादिष्ट सॉस के अलावा भोजन में कच्चे माल के लिए आवश्यक सभी सामग्री पर विचार करते हुए काम करना शुरू कर दिया। फिर उसने व्यवसाय शुरू करने के लिए जल्दी से अपने दोस्त को बुलाया। उसका दोस्त पूरी तरह से उलझन में था, लेकिन वह सहमत हो गया और शोही ने कहा कि वह बाद में उसे सारी जानकारी देगा। काई ने उस लड़के के दिमाग की सरलता के बारे में सोचा और कितना अच्छा होगा यदि दुनिया ऐसे सरल विचारों वाले लोगों से भरी हो। फिर उसने अपने दोस्त को एक काम का अनुबंध दिया। उसे बहुत उत्साहित, प्रसन्न और उत्साहित छोड़ दिया। यह कुछ खास नहीं था और उसने जल्द ही प्रति माह 50 चांदी की सिल्लियां देने की पेशकश की। लड़का चौंक गया क्योंकि वह राशि बहुत अधिक थी। जानकारी पूर्व चोर ने नई नौकरी के बारे में भी प्रश्न पूछे जो उसे अभी मिली थी। उसने कुछ अनुमान लगाए, लेकिन उसे बस वहीं खड़ा रहना था और इस जानकारी को बहुत आश्चर्य और सदमे के साथ प्राप्त किया। फिर चाई ने उसे बताया कि वह समय के साथ और अधिक सीखेगा। कोई आया और यह शायद जंगू में सबसे मजबूत उभरता हुआ मार्शल कलाकार था, माउंट होआ का युवा ड्रैगन। उसने एक सुंदर सफेद वस्त्र पहना था और एक प्रभावशाली उपस्थिति के साथ आगे बढ़ रहा था। चोवेई प्रभावित हुआ क्योंकि यह लड़का वास्तव में साधारण लोगों से यानी अलग था। ऊर्जा के उत्कर्ष की कला अच्छी थी और एकमात्र ऊर्जा कला जो एक साधना तकनीक के साथ प्राकृतिक केंद्रीय ऊर्जा को प्रशिक्षित करती है। इस जानकारी को प्राप्त करने के बाद चोई ने पूछा कि क्या यह तकनीक उस भव्य दिव्य तलवार साधना तकनीक से बेहतर थी जो उसने पहले सीखी थी। तब कबीले के नेताओं ने एक दूसरे को बधाई दी और प्रशंसा की। माउंट हुआ के युवा ड्रैगन ने जंगहो की प्रशंसा करते हुए कहा कि वह बहुत प्रभावित था। अब उसकी तलवारबाजी के नशे में उसे बहुत खतरनाक बना दिया। भगवान मौजूद माउंट एचके से क्रोधित थे और उन सभी से लड़ना चाहते थे। उन्होंने तुरंत उसे फटकार लगाई और कहा कि यह उसका शरीर था जिसका मुकाबला किया जाना था, क्योंकि वे लोग कई लोगों की मौत और महाम में आपदा का कारण बन सकते थे। युवा ड्रैगन ने सुना कि प्रत्येक समूह द्वारा दिए गए पुरस्कार बहुत बड़े थे, इसलिए उन्हें उपस्थित सभी से अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद थी। जेल ने युवक को बधाई दी और कहा कि चुन ऊनों से मिलकर खुशी हुई, क्योंकि उन्हें एक दूसरे को देखे हुए 3 साल हो गए थे। दूसरे ने भी उसका स्वागत किया और 5 महान कुलों पर टिप्पणी की। 9 महान सेक्स की जागरूकता हमेशा की तरह ही रही और यह अद्भुत था। ऐसा लग रहा था कि जेल के अनुसार अधिकार की भावना नहीं बदली थी। उन्होंने अपने शब्दों से उसे नाराज करने के लिए माफी मांगी, लेकिन उसकी माफी ने भी उसे बहुत परेशान कर दिया। मांसल आदमी ने कहा कि केवल एक चीज जो उस क्रूर के बारे में बदली थी। इस साल के यंग ड्रैगन के इवेंट का पुरस्कार 7 खजानों की गोली और दिव्य खामोश कदम होंगे, क्योंकि 3 साल पहले बॉन्ड कबीले के लेखक ने इसका आदेश दिया था। दिव्य सौर तलवार और 10,000 साल पुराने आइस क्रिस्टल को भी इसमें शामिल किया जाएगा। हर कोई हैरान था क्योंकि ये रहस्यमयी वस्तुएं थीं जिन्हें महान महामवाल युद्ध के बाद से नहीं देखा गया था, और ये जानकारी के सच्चे टुकड़े थे, क्योंकि दिव्य सौर तलवार और 10,000 साल पुराने आइस क्रिस्टल सौर दिव्य महल और उत्तरी एसई आइस पैलेस के खजाने थे। चोंग नन ने यह भी उल्लेख किया कि मार्शल गॉड्स कबीले ने इन वस्तुओं को इस विशिष्ट घटना के मुआवजे के रूप में दिया था कि प्रभावित हुए, क्योंकि